हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय नंबर 6 जंतुओं में जनन, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके अध्याय नंबर 6 जंतुओं में जनन, इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए, जो आपका अध्याय नंबर 6 है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान का, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ के पूर्व की तैयारी दी है। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। तो अब यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया है सजीव का, एक दिया है निर्जीव का। इधर आपको लिखने हैं पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, इन्हें सजीव की श्रेणी में रखा जाता है। निर्जीव, इधर लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की, क्योंकि इन्हें निर्जीव की श्रेणी में आता है। सजीव वह जो सांस लेते हैं, निर्जीव वह जो सांस नहीं लेते। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया है, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। देखो, वृद्धि के आधार पे, गति के आधार पे, श्वसन के आधार पे, प्रजनन के आधार पे, उत्सर्जन के आधार पे। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में हमें टिक कर लेना है सभी में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें इस तरह से दिया है, जंतु, बच्चे, अंडा। मनुष्य शिशु देते हैं, मतलब मनुष्य को जो बच्चा होता है वह क्या होता है, शिशु, यानी कि छोटा बच्चा होता है। बिल्ली, शिशु और बच्चे ही इसमें लिखेंगे। कुत्ता, इसमें भी शिशु बच्चे लिखेंगे। तितली अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, गाय शिशु या बच्चा शिशु ही देती है, मेंढक अंडे देती है। तो ये हमने कंप्लीट किया। इसके जस्ट नीचे चलते हैं, देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को। तो यहाँ से आपके मुख्य प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। पहले नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हो क्या दिया है, जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन सी दिया है, केवल कथन 3, कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, सी ऑप्शन सही है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए केवल कथन 3 हम सही करेंगे और सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो, पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देख चुके थे, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करना था। जरायु जंतुओं के सही समूह को पहचानिए, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए, गाय, कुत्ता और बिल्ली करेंगे। तीसरा जो आपका है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि इसमें हमको कथन 1 व 3 सही करना है, सी नंबर वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन सी, कथन 1 व 3 हम सही करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है अगला प्रश्न। बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे। मुर्गी, मेंढक, यीस्ट या कौवा। तो बी नंबर का ऑप्शन मेंढक हमारा क्या सही उत्तर है। अब हमारे पास अगला प्रश्न, परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली में, प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में, नर के शरीर में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मादा के शरीर में। तो उत्तर आपका सी नंबर का ऑप्शन मादा के शरीर में आएगा। अब हमारे पास नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न आ चुके हैं। इनमें निषेचन, जरायुज, मेंढक और लैंगिक अमीबा, मुर्गी हमें ऑप्शन दिए हैं। अब हमें सही रिक्त स्थान में ये शब्द भरने हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। उत्तर हम इसमें करेंगे लैंगिक जनन। अगला है द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम उत्तर करेंगे अमीबा। नेक्स्ट है, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, जरायुज। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं और जो अंडे देते हैं वे अलग श्रेणी में आते हैं, ठीक है। युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे निषेचन। नेक्स्ट है, बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। तो उत्तर इसमें आएगा आपका मेंढक।
तो सही विकल्प और रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हुए। अब यहाँ से हम आपके अति लघु 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय मादा जनन अंग में होता है। भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय यानी कि मादा जनन अंग में होता है। चौथे नंबर का प्रश्न है, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए हैं जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंडपृजक, जैसे कि मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं। देखो, चमगादड़ जरायुज है यानी कि डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। मधुमक्खी अंडप्रजक है, अपने अंडे देती है। मकड़ी अंडप्रजक है, पहले अपने अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चा बनता है, शिशु बनता है। तो ये आपके चौथे नंबर के प्रश्न में उत्तर आपको करना है, ये आपका आंसर रहेगा। अब हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। 5वें नंबर के प्रश्न में पूछा है, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका 5वां प्रश्न है, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी में भीतर सुरक्षित रह पाते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है। तो ये देखिए, जो हमने अभी आपका प्रश्न देखा, इसमें आपको उत्तर करना है, मेंढक के अंडों के चारों तरफ एक चिपचिपा और पारदर्शी जिलेटिन यानी कि जेली जैसा आवरण होता है, जो बिना कठोर कवच के भी उन्हें पानी के भीतर सुरक्षित रखता है। तो ये आपका उत्तर है, मेंढक के अंडों की चारों तरफ एक चिपचिपा और पारदर्शी जिलेटिन जेली जैसा आवरण होता है, जो बिना कठोर कवच के भी उन्हें पानी के भीतर सुरक्षित रखता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे जो आपका 6वें नंबर का प्रश्न है, जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। 6वें नंबर के प्रश्न में हमें बताना है जनन क्या होता है और जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो 6वें नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या करेंगे, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती है, पहली होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो ये हमारे 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब हमारे पास लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8वां हमें दिया है, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे दे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों। 8वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर करेंगे। देखो यहाँ से करना, मछली और मेंढक के अंडों की सुरक्षा कम होती है और इनका बाहरी वातावरण में जीवित रहना मुश्किल होता है, इसलिए वे अधिक संख्या में अंडे देते हैं ताकि कुछ अंडे जीवित रह सकें। जबकि मुर्गी के अंडों की सुरक्षा बेहतर होती है और उनमें अधिक अंडे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वे कम संख्या में अंडे देती हैं। अब 9वें नंबर का प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में करेंगे, यदि सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे उनकी संख्या घट जाएगी और अंततः वे विलुप्त हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। इस प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां। इसे हम देखते हैं, क्या दिया है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। 10वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर करेंगे यहाँ से। लैंगिक जनन में 2 माता पिता की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप संतानों में आनुवांशिक विविधता होती है, उदाहरण मानव और जानवर। अलैंगिक जनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है और संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होती है, उदाहरण अमीबा और हाइड्रा।
ये आपके 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है 11वें नंबर का। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? समझाइए। तो 11वें नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर हम क्या करेंगे? मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है। वहीं मेंढक में निषेचन बाहरी होता है, जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन पानी में होता है। यह अंतर उनकी जीवन शैली और पर्यावरण के अनुसार होता है। अब 11वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका 12वें नंबर का प्रश्न है, इसे कायांतरण किसे कहते हैं? 12वें नंबर का प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे? कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीवन चक्र में रूप और संरचना में बड़े परिवर्तन होते हैं। मेंढक में अंडे, टेडपोल और फिर वयस्क अवस्था होती है। मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों के विकास में इस प्रकार बड़े परिवर्तन नहीं होते, वे धीरे धीरे वयस्क बनते हैं। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न है। निम्नांकित में नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन। तो यहाँ पे आप हाइड्रा में मुकुलन का चित्र देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से आपका चित्र रहेगा। नीचे आपको हाइड्रा में मुकुलन लिखना है और ये चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे हमने लिखा भी है कुछ। हाइड्रा में मुकुलन के दौरान शरीर के किसी हिस्से पर एक छोटी कली उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया हाइड्रा बन जाती है। अमीबा में द्विखंडन, इसका चित्र आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा जूम कर भी बता दूँ, ये विभाजित केंद्रक लिखा है। अमीबा में द्विखंडन, ठीक है, विभाजित केंद्रक लिखा है, संतति लिखा है और अमीबा में द्विखंडन का ये पूरा चित्र आपका ये है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके नीचे आपको लिखना भी है। अमीबा में द्विखंडन के दौरान अमीबा एक कोशिका दो समान कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में हम करेंगे, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। 14वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या करेंगे? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसमें दोनों की आनुवांशिकी सामग्री शामिल होती है। युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। अब हमारे पास 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, अंतर लिखिए। युग्मनज और गर्भ। युग्मनज वह कोशिका है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विकास का वह चरण है जब वह माता के गर्भाशय में वृद्धि करता है। अब हमारे पास जरायुज और अंडपरिचक जंतु पर लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे? जरायुज जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने शिशुओं को गर्भ में विकसित करते हैं और उन्हें जन्म देते हैं। उदाहरण है गाय, बिल्ली। अंडपरिचक जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं, जिनसे शिशु बाहर आते हैं। उदाहरण है मुर्गी और मछली। देखो, जैसे कि जो मानव होते हैं डायरेक्ट शिशु बच्चा जन्म लेता है, जबकि जो अंडपरिचक होते हैं जैसे कि मुर्गी, तो वह अंडा देती है, फिर अंडे का निषेचन होता है और फिर क्या होता है, उसमें से बच्चा बाहर निकलता है। अब हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है इसी का। अपने आसपास की कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडपरिचक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। ये सारणी मैंने अलग से बना दी है ताकि आपको अच्छा दिख जाए। आपको जो बुक में सारणी दी है उसी में लिखना है, ठीक है। जंतुओं के नाम इधर लिखें, जरायुज जंतु और अंडपरिचक। गाय जरायुज जंतु होती है तो इस पर टिक किया, इसे खाली छोड़ेंगे। मुर्गी अंडपरिचक होती है तो इस पर टिक करेंगे, इसे खाली छोड़ेंगे। बिल्ली जरायुज होती है, इसे खाली छोड़ेंगे, जरायुज में टिक करेंगे। सांप अंडे देता है तो अंडपरिचक। कुत्ता जरायुज होता है क्योंकि डायरेक्ट बच्चे देता है। मगरमच्छ अंडपरिचक होता है, मगरमच्छ के अंडे होते हैं। हाथी जरायुज होता है, डायरेक्ट बच्चा निकलता है। कबूतर अंडपरिचक होता है। बकरी जरायुज होती है और शार्क अंडे देती है, इसलिए अंडपरिचक में हमने टिक किया। अब हमारे पास
हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये हाइड्रा में मुकुलन का चित्र आप देख सकते हैं 12 नंबर के प्रश्न का। और इसके नीचे हम चलते हैं तो ये अमीबा में द्विखंडन का चित्र आप देख सकते हो, विभाजित केंद्रक संतति, और ये पूरा चित्र आपको यहाँ से दिखाई देगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा आ जाता है, वह एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन। 5 दिवस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, पत्तियां हरी होती हैं। 15 दिवस में जड़ें उगनी शुरू होती हैं, नई कोपलें आती हैं। 30 दिन में नई पत्तियां और टहनियां और जड़ें स्थापित होती हैं। तो अध्याय 6 आपका कंप्लीट हुआ। अध्याय 7 किशोर अवस्था की ओर, इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो।